एनआईए ने बम धमाके के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को बंगाल से गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने शुक्रवार को कहा, बेंगलुरु के रामेश्वरम में कैफे ब्लास्ट के पीछे के मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने बेंगलुरु कैफे में कथित तौर पे आईईडी रखने वाले मुख्य आरोपी मुसाविर हुसैन शादिक और विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली इलाके के रहने वाले हैं। टीएमसी नेता हमीदुर रहमान ने भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों से पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में अपने विकास कार्यों की सूची मांगी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुर रहमान ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में मतदाताओं को परोक्ष धमकी देकर ये कहते हुए विवाद पैदा कर दिया कि अगर वे लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी हो जाए उन्हें तब भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मतदाताओं को ये भी चेतावनी दी कि 26 अप्रैल को मतदान के दिन जिले से केंद्रीय बलों के हटने के बाद उन्हें सुरक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भाजपा के लिए प्रमुख निर्णय और राजनीतिक निहितार्थ। अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन किए और ध्यान आकर्षित करने वाली परियोजनाएं शुरू की, जिससे इसके भविष्य की योजनाओं और इरादों के बारे में बहस छिड़ गई। इस संदर्भ में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी और समान नागरिक संहिता की योजना प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आती है, जहां सरकार ने इन पहलुओं को जोर शोर से आगे बढ़ाया। वहीं विपक्ष ने संदेह व्यक्त किया। अप्रैल में आयोजित CSDS लोक नीति चुनाव पूर्वाध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय मतदाताओं ने मौजूदा सरकार के इन कार्यों और इरादों को कैसे समझा। पद्मश्री पुरस्कार विजेता से मिले जो अपने चुनाव अभियान के लिए सब्जियां बेच रहे हैं, जबकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े राजनीतिक नेताओं के उच्च डेसिबल अभियान सुर्खियां बन रहे हैं। एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो तिरुचिरापल्ली लोकसभा क्षेत्र के एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, सब्जी विक्रेताओं के साथ बातचीत करके फूलों की माला बनाकर और सब्जियां बेचकर प्रचार कर रहे हैं। तिरुचिरापल्ली के रहने वाले 62 वर्षीय एस दामोदरन गैस स्टोव चुनाव चिन्ह के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें शहर के गांधी मार्केट में लोगों और सब्जी विक्रेताओं से वोट मांगते देखा गया। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट गहराता जा रहा है। इस बीच चौथी तिमाही के रिजल्ट का आगाज भी हो गया। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS का आज रिजल्ट आने वाला है। दरअसल गुरुवार को ईद की वजह से शेयर बाजार बंद था, लेकिन शुक्रवार को गिरावट के साथ बाजार खुला और फिर लाल निशान के गहराने लगा। दरअसल कमजोर ग्लोबल संकेतों से भारतीय बाजार में भी दबाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को कारोबार के दौरान निफ्टी 200 अंक से ज्यादा फिसल गया। दोपहर 2:20 पे निफ्टी 200 अंक गिरकर 22,553 पर कारोबार कर रहा था। वहीं सेंसेक्स कारोबार के दौरान 700 अंक ज्यादा फिसल गए। हालांकि इस गिरावट के बीच भी मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मेरे जम्मू कश्मीर के भाई बहन, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास जैसा लग रहा है। लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा।
आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 10 अप्रैल को अपने 2021 के फैसले को रद्द करके दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की भारी देनदारी से राहत दी है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जीते गए मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा गया था। DAMEPL रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। मध्यस्थ पुरस्कार 2017 में पारित किया गया था और ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ देनदारी वर्तमान तिथि पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई उनकी याचिका खारिज कर दी थी और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी दूसरी याचिका भी खारिज कर दी गई। ये याचिका सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी, इसे लेकर थी। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया था कि वे केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। सीएम सिर्फ कई अदालतों में उनके मुकदमे चल रहे हैं। इस मामले के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं। देखिए, मेरे दिमाग में एक नंबर है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का
खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को